Hello everyone, welcome back to your our YouTube चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 14 जिसका नाम है विभाजन को समझना। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उसे कवर करेंगे। पार्ट 1 होने वाला है इस चैप्टर का, जिसमें हम इसके सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, और इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें मुख्य रूप से हम इसके डेडलाइन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है बंटवारा या महाध्वंस, या फिर इसे द हॉलोकॉस्ट भी कहा जाता है। तो भारत पाकिस्तान बंटवारे में लगभग 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी बन गए। औरतों के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया गया। करोड़ों लोग रातों रात एक अनजान देश में शरणार्थी बन गए। विद्वानों के अनुसार 2 लाख से 5 लाख लोगों की जान इस विभाजन के दौरान सीमा पर ही हो गई थी। इस विभाजन ने अपनों को अपने से अलग कर दिया और अपने देश से लोगों को पराये देश में जाना पड़ा। इस विभाजन को 16 माह का गृह युद्ध भी कहा जाता है, यानी कि होम वॉर। 1947 के इस विभाजन को जिंदा बचे लोगों ने कई शब्दों में व्यक्त किया, जैसे मार्शल लॉ, मारामारी और रोला या हुल्लड़ नाम दिया। विभाजन के दौरान हुई हत्याएं, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, लूटपाट को देखते हुए विद्वानों ने इसे महाध्वंस शब्द का प्रयोग किया, जिसे इंग्लिश में द हॉलोकॉस्ट कहते हैं। तो जब प्रश्न आएगा कि द हॉलोकॉस्ट या महाध्वंस क्या था, तो इसका उत्तर यही होगा। अगला है रूढ़ छवियों की ताकत। तो रूढ़ छवियों की ताकत क्या थी? रूढ़ उन्हें कहा जाता है जो पुरानी परंपराओं के अनुसार जीते थे या फिर जीते हैं। तो भारत में पाकिस्तान से नफरत करने वाले और पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वाले दोनों ही बंटवारे की उपज हैं। कई लोगों को लगता है कि मुसलमान क्रूर, कट्टर, गंदे और हमलावर के वंशज हैं, जबकि हिंदू दयालु, उदार, शुद्ध और जिन पर हमला किया गया उनके वंशज हैं। पत्रकार R.M. मर्फी ने लिखा कि पाकिस्तान में भी इस तरह की रूढ़ छवियां थी। भारतीयों के लिए पाकिस्तानियों को लगता था कि मुसलमान निष्पक्ष, बहादुर, एकेश्वरवाद और मांसाहारी होते हैं, जबकि और हिंदू काले, कायर, बहुईश्वरवादी और शाकाहारी होते हैं। तो यही थी रूढ़ छवियां, यानी कि एक दूसरे की आलोचना करना, एक दूसरे की बुराइयां करना और अपनी प्रशंसा करना। तो यह जो रूढ़ छवियां थी, यह छवियां 1947 के विभाजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रही थी। विभाजन ने ऐसी स्मृतियां, यानी कि यादें, घृणाएं, छवियां और पहचानें रच दी कि आज भी दोनों मुल्कों में नफरत की आग जल रही है। अगला है कि विभाजन क्यों हुआ। तो जिन्ना की 2 राष्ट्र की मांग, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, कि जो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान होगा और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान होगा। अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति, हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे और 1937 का प्रांतीय चुनाव। तो ये सब क्या थे? विभाजन क्यों हुआ, इसके कारण थे। तो भारत के विभाजन के और भी कारण थे, तो उन्हें देखते हैं। तो भारत विभाजन के कारण 1905 में फूट डालो और राज करो की नीति, सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और अलीमुल्ला खां के नेतृत्व में ढाका में, सन 1937 का आम चुनाव, प्रांतीय आम चुनाव, गोरक्षा आंदोलन, यानी कि गाय की रक्षा वाला आंदोलन, शुद्धिकरण, तालिब प्रचार तथा तंजीम, यानी कि संगठन, रूढ़ छवियों की ताकत, जो कि हमने पहले पढ़ा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम में दंगे हो गए थे। और 23 मार्च 1940 में एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा। और फिर है मस्जिदों के सामने संगीत बजाना। तो यही सब जो थे भारत विभाजन के कारण थे। अगला है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का उद्देश्य पाक की प्राप्ति, यानी कि पाकिस्तान की प्राप्ति और मुसलमानों को भविष्य में किसी भी खतरे का सामना न करने के लिए था। लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का फैसला किया। इसके विरोध में कोलकाता में दंगे भड़क उठे। तो कोलकाता के पास, यानी कि बंगाल में स्थित एक नोआखली गांव था, वहां सबसे ज़्यादा दंगा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी के प्रयास से वहां पर शांति स्थापित करवाई गई। अगला है सन 1937 का प्रांतीय चुनाव, यानी कि प्रांतों में चुनाव हुए थे। तो 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। ब्रिटिश शासन में पहली बार चुनाव कब कराया गया? तो सन 1937 में, यानी कि प्रांतीय चुनाव। इस चुनाव में 10 से 12% लोगों के पास ही मताधिकार था, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का 10 से 12% लोग ही मतदाता थे। 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और 7 प्रांतों में सरकार बनाई।
इस चुनाव में मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बहुत ही खराब था। मुस्लिम लीग को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में से एक भी सीट नहीं मिली और सिंध में 33 में से 3 सीटें ही मिल पाई। संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में मुस्लिम लीग गठबंधन करना चाहती थी, परंतु बहुमत होने की वजह से कांग्रेस ने मना कर दिया और यही जो कारण था, आगे मुस्लिम लीग को लगने लगा कि हमें भारत में शासन नहीं मिल पाएगा। इससे मुस्लिम लीग को लगने लगा कि हमें कभी भी भारत में राजनीतिक सत्ता नहीं मिल पाएगी। जब कांग्रेस ने गठबंधन बनाने से यानी कि गठबंधन में उसे हिस्सा लेने से मना कर दिया। मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत बम्बई और मद्रास में लोकप्रिय थी, परंतु बंगाल में कमजोर थी। उत्तर पश्चिम में और पंजाब में ना के बराबर मुस्लिम लीग के पास सीटें थी। वहीं सिंध में लीग सरकार नहीं बना पाई। तो यह था सन 1937 का प्रांतीय चुनाव। अगला है पाकिस्तान का प्रस्ताव, यानी कि पाकिस्तान की मांग किस प्रकार हुई थी। तो पाकिस्तान की स्थापना की मांग धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की मांग की, परंतु उस समय प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। यानी कि वो मुख्य रूप से एक स्वायत्त राज्य चाहते थे कि एक ऐसा राज्य हो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जहाँ सिर्फ मुसलमानों की सरकार बन पाए। तो इस पाकिस्तान के प्रस्ताव को जो लिखने वाले थे वो पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनिवर्सिटी पार्टी के नेता कौन थे, तो सिकंदर हयात खान ने पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए ऐलान किया था। यानी कि वहाँ की जो विधानमंडल थी उसे संबोधित करते हुए वहाँ कहा था कि हम पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं, यानी कि पाकिस्तान की राष्ट्र की जो स्थापना होगी, जो अवधारणा होगी, उसका हम विरोध करते हैं, जिसमें यहाँ मुस्लिम राज हो और बाकी में हिंदू राज होगा। अगर पाकिस्तान का मतलब है कि पंजाब में खालिस मुस्लिम राज कायम होने वाला है तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। यानी कि इन्होंने पाकिस्तान की स्थापना का विरोध किया था। किसने? तो सिकंदर हयात खान ने। कुछ लोगों का मानना था कि पाकिस्तान गठन की मांग प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है। तो इन्होंने मांग की थी सन 1930 ईस्वी में एक उत्तर सीमा प्रांत यानी कि मुस्लिम राज्य बनाने का विचार पेश किया था। तो इन्होंने क्या लिखा? जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। तो सर्वप्रथम 1930 में इन्होंने ये विचार किया था कि एक पश्चिमोत्तर में एक मुस्लिम राज्य होना चाहिए, जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है, यानी कि भारत का पश्चिम और उत्तर वाला क्षेत्र। अगला है कि पाकिस्तान का नाम किसने दिया। तो पाकिस्तान अथवा पाक-अस्तान, तो ये पाक-अस्तान का नाम जो था, पा से पंजाब और आ से अफगान, का से कश्मीर, सा से सिंध और अस्तान से बलूचिस्तान। तो यह नाम जो है कैम्ब्रिज में पढ़ रहे एक पंजाबी मुसलमान छात्र चौधरी रहमत अली ने सन 1933 से 1935 में दिया था, यानी कि 2 पर्चों पर गढ़ा था। रहमत अली इस नई इकाई के लिए राष्ट्रीय हैसियत चाहता था। सन 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली के बात को गंभीरता से नहीं लिया, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी उसकी इस विचार को केवल एक छात्र का सपना समझकर खारिज कर दिया। तो पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने सन 1933 से 35 के दौरान दिया था। और आखिरकार जो रहमत अली की बात सच हुई और पाकिस्तान देश का गठन हो ही गया। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में की गई। हिंदुओं के बहुमत स्थापित हो जाने के डर तथा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण इस लीग की स्थापना हुई। तो इस लीग की स्थापना सन 1906 में ढाका में हुई थी और आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुई थी। इसकी स्थापना के श्रेय मुसलमान के एक नेता यानी कि आगा खां को जाता है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम लीग को बहुत मजबूत बनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान है। अगला है मुस्लिम लीग की नीतियां तथा उद्देश्य, यानी कि मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था। तो मुसलमानों के लिए आर्थिक सुधारों की मांग करना, भारतीय मुसलमानों के लिए राजनीतिक अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना, भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेज सरकार के प्रति निष्ठा के भाव उत्पन्न करना ताकि अंग्रेजों से अधिक लाभ उठाया जा सके, मुसलमानों को कांग्रेस के प्रभाव से दूर रखना, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी कि चुनाव क्षेत्र स्थापित करवाना, उसके बाद मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग करना। इन व्यवस्थाओं को सामने रखकर ही मुस्लिम लीग ने धीरे धीरे 1906 से सन 1940 तक मुसलमानों को कांग्रेस से अलग करने का प्रयास किया। अंत में 1940 को एक अलग राज्य पाकिस्तान की मांग की। अगला टॉपिक है कानून व्यवस्था का नाश। तो जब 1947 में ये तय हो गया कि भारत का विभाजन होगा, तो उससे पहले कानून व्यवस्था का नाश हुआ, यानी कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। तो मार्च 1947 से तकरीबन साल भर तक रक्तपात चलता रहा। इसका कारण शासन की संस्थाओं का बिखरना था। बहावलपुर पाकिस्तान में तैनात एक
पेडेरल मनु नाम के अफसर लिखते हैं कि अमृतसर में इतनी मारकाट होने के बावजूद भी कोई पुलिस गोली नहीं चला रही थी। साल के आखिर तक कानून व्यवस्था का नाश हो चुका था और अंग्रेजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और वे यानी कि अंग्रेज इस दंगे में हस्तक्षेप यानी कि दखल अंदाजी भी नहीं करना चाह रहे थे। जब लोगों ने मदद के लिए अंग्रेजों से गुहार लगाई तो अंग्रेजों ने लोगों को गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी और मोहम्मद अली जिन्ना के पास जाने को कहा। हिंसा इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी हिंदू मुसलमान में भेद करने लगे, यानी कि जो हिंदू पुलिस थे वो हिंदुओं का साथ देने लगे और मुसलमानों का विरोध करने लगे, उन्हें मारने लगे, और जो मुस्लिम पुलिस थे वो मुसलमानों का साथ देने लगे और हिंदुओं का विरोध करने लगे और एक दूसरे समुदाय पर हमला करने लगे। जबकि महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो दोनों हैं वो मिलकर रहें और भारत का विभाजन न होने पाए। तो उस समय महात्मा गांधी जो थे एक अकेली फौज यानी कि वन मैन आर्मी के रूप में थे। इस हिंसा को रोकने के लिए एक बार फिर महात्मा गांधी ने जीवन पर्यंत सिद्धांत को अपनाया। वे पूर्वी बंगाल के नोआखाली यानी बांग्लादेश से बिहार के गांव में और उसके बाद कोलकाता, दिल्ली की यात्रा पर निकले। वहां जाकर उन्होंने हिंदू मुसलमानों को समझाया कि आपस में दंगे फसाद न करें, भाईचारा बनाकर रखें। जब वह दिल्ली गए थे तो उन्होंने वहां देखा कि दिल्ली की दिल कही जाने वाली चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं था। उन्हें यह सब देखकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने पंजाब असेंबली की एक सभा में दुख प्रकट किया। जब मुसलमानों को शहर से बाहर खदेड़ने लगे तो गांधी जी अनशन यानी कि हड़ताल पर बैठ गए या फिर उपवास पर बैठ गए और उनका साथ देने के लिए कुछ मुसलमान और कुछ हिंदू भी अनशन करने लगे। मौलाना आज़ाद लिखते हैं, अबुल कलाम आज़ाद, कि इस अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा रहा और दंगे रुक गए और दिल्ली के बहुत सारे मुसलमानों ने कहा दुनिया सच्चाई की राह पर आ गई थी। उस समय यही महात्मा गांधी का योगदान था कि अकेले उन्होंने बहुत सारे दंगों को रोक दिया था, इसलिए उन्हें वन मैन आर्मी यानी कि एक अकेली फौज कहा गया। अगला है कि बंटवारे में औरतें। तो औरतों के साथ क्या व्यवहार हुआ, औरतों की क्या स्थिति थी? तो औरतों के साथ बहुत गंदा व्यवहार हुआ। उनको अगवा किया गया, उनकी खरीद बिक्री की गई, अनजान लोगों के साथ एक नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। औरतों के बारे में कुछ भी फैसले लिए जाते थे तो उनसे एक बार भी सलाह नहीं ली जाती थी। एक अंग्रेज रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 औरतों को बरामद किया गया था यानी कि अगवा किया गया था। इसमें 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से पाकिस्तान और 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से भारत भेज दिया गया यानी कि पाकिस्तान से निकाल दिया गया। यह मुहिम सन 1954 में जाकर ख़त्म हुई। अगला टॉपिक है क्षेत्रीय विविधताएं और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कोलकाता और नोआखाली में सन 1946 में जनसंहार हो चुका था, लेकिन सबसे ज़्यादा विनाश और दंगे पंजाब में हुए थे। पश्चिमी पंजाब से सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ और सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की ओर हाँक दिया गया था। तो पंजाब जो है वो पाकिस्तान में भी स्थित है और हिंदुस्तान में भी स्थित है। तो पंजाब का भी विभाजन किया गया था जिस तरह से बंगाल का विभाजन किया गया था। यह सब 1940 से 1948 के बीच हुआ। तो ये सारी घटनाएं कब हुई थी? तो 1940 से 48 के बीच हुई थी। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद के अधिकतर परिवार 1950 के दशक में ही पाकिस्तान में जाकर बसने लगे, लेकिन कुछ भारत में ही रहने का फैसला किया। तो बहुत सारे मुसलमान, लगभग आधे मुसलमान भारत में रह गए और आधे से ज़्यादा जो थे वो पाकिस्तान में चले गए। अगर वर्तमान में देखें तो भारत में मुस्लिम आबादी लगभग 20 करोड़ है, वहीं पाकिस्तान में 24 करोड़ के आसपास है। पाकिस्तान गए उर्दू भाषी लोग को मुहाजिर यानी कि अप्रवासी कहा गया। जो बाद में गए उन्हें अप्रवासी, और जो यहाँ से गए उन्हें अप्रवासी कहा जाता है। बंगाल में भी यह पलायन लंबे समय तक चलता रहा। बंगाल में धर्म के आधार पर आबादी का बंटवारा किया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे मुसलमान पश्चिम बंगाल में ही रह गए। बंगाली मुसलमानों ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकारते हुए सन 1971 से 72 में बांग्लादेश की स्थापना कर डाली। बांग्लादेश की स्थापना शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में हुई थी। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसे लाइक करें एंड दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।